नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे 18 और 19 जनवरी 2022 के सभी डेली बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में ऑयल टैंकर में ड्रोन हमला किया गया, इसकी जिम्मेदारी किसने ली है, जिसमें 2 भारतीयों की मौत भी हुई है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, यमन के हूती विद्रोहियों ने इसकी जिम्मेदारी ली है। यमन के हूती विद्रोहियों ने संयुक्त अरब अमीरात में ऑयल टैंकर में ड्रोन हमला करने की जिम्मेदारी ली है। इसमें 2 भारतीयों की जान चली गई, साथ ही एक पाकिस्तानी की भी मौत हुई है। हूती विद्रोहियों के द्वारा ऑयल टैंकरों को ड्रोन के सहारे ब्लास्ट किया गया। देखिए भाई, विश्व के सभी देशों की जो सरकारें हैं उनके सामने ड्रोन हमलों को रोकना आज एक बड़ी चुनौती बन चुका है। जिसे आप लोगों ने देखा होगा, कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर में जो बीएसएफ का सेंटर है वहां पर भी एक क्या हुआ था, ड्रोन हमला हुआ था। लेकिन अच्छी बात ये रही कि वहां पर कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं था। सिर्फ पूरा का पूरा जो एक बोल सकते हम कमरा था वो पूरा खराब हो चुका था, पूरा टूट चुका था। हूती विद्रोही यमन के हैं। यहाँ वर्ष 2015 से ही गृह युद्ध चल रहा है। यमन में क्या हुआ, गृह युद्ध चल रहा है 2015 से। वहां के राष्ट्रपति को हटाने के बाद इन हूती विद्रोहियों ने 2015 में ही यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया, जबकि यहाँ के राष्ट्रपति अबतर मंसूर हादी को देश से भगा दिया। तो अब पूरा देश हादी और हूती 2 भागों में बढ़ गया है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं यमन, तो ये वाला जो क्षेत्र ये हूती विद्रोहियों का हो गया है, और जहाँ पर उनके कब्जे में क्या है, जो यमन की कैपिटल सना है। और ये वाला जो क्षेत्र यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति हादी उनके समर्थकों वाला क्षेत्र है। ओके, तो देखो हाल ही में यमन एक वजह से, और या ये कहें हूती विद्रोही, इन्होंने क्या किया था, यहाँ ये आप अरेबियन सी देख रहे हैं, यहाँ से एक जहाज जब गुजर रहा था तो उस जहाज को भी अपने कब्जे में इन्होंने ले लिया है। इस पर 7 भारतीय क्या हैं, शामिल हैं, जिन पर इस जहाज पर पूरा कब्जा करके बैठे हैं यमन के हूती विद्रोहियों। इस जहाज पर जितने देशों की सरकारें हैं उनके द्वारा, और साथ ही यूएनओ के जो हमारे महासचिव है, कौन है भाई, एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने अपील भी की थी यमन के हूती विद्रोहियों से कि आप इस जहाज को छोड़ दें, लेकिन इन्होंने यूएनओ की अपील को ठुकरा दिया है। अब देखते हैं कि इस जहाज पर जो उपस्थित लोग हैं आगे वो कब तक रिहा होते हैं, कितने समय तक हूती विद्रोही उन्हें अपने पास रखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम आज का जीके ज्ञान। अब्राहम समझौता किन देशों के मध्य हुआ? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा इजराइल और यूएई के मध्य। यूएई के मध्य, याद रखिएगा, इजराइल और यूएई के मध्य हुआ था अब्राहम समझौता। समाचारों में चर्चा में रहा इंद्रजाल क्या है? तो इंद्रजाल स्वदेशी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। स्वदेशी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम भारत का। हेरॉन क्या है? हेरॉन पहले तो याद रखिए एक ड्रोन है, और ये भारत ने खरीदा है किससे? इजराइल से। भारत ने खरीदा है किससे? इजराइल से, याद रखिएगा, है ना। लिपुलेख दर्रा और काला पानी, ये दोनों क्षेत्र कहाँ पर है भाई? तो ये है उत्तराखंड में। क्यों है ये चर्चा में? तो नेपाल और भारत के बीच में अभी विवाद चल रहा है ना। आप लोगों को पता होगा, जो नेपाल की पूर्व सरकार थी उसके द्वारा नेपाल का नया मैप जारी किया गया था, और उसमें हमारे उत्तराखंड के ये दोनों क्षेत्र काला पानी और लिपुलेख को कहाँ दर्शाया गया था? नेपाल के मैप में। और अब भारत लिपुलेख दर्रे के पास जब सड़क का निर्माण कर रहा है तो ये फिर से विवाद उत्पन्न हो गया है दोनों देशों के बीच में। तो ये भी आप याद रखिएगा, है ना। क्या है? इजराइल और यूएई के मध्य हुआ अब्राहम समझौता। इंद्रजाल एक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है स्वदेशी। हेरॉन एक ड्रोन है जो हमने इजराइल से लिया है। लिपुलेख दर्रा और काला पानी उत्तराखंड में है, जो नेपाल और भारत के बीच में विवाद चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कार में कितने एयरबैग अनिवार्य करने का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को मंजूरी दी? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी। 2 एयरबैग तो यहाँ पर दिख रहे हैं, एक ड्राइवर और ड्राइवर के बाजू वाली सीट। 2 एयरबैग यहाँ लगेंगे और 2 एयरबैग इस साइड लगेंगे, टोटल हो गए 6।
हाल ही में केंद्र सरकार ने कार में 6 एयरबैग अनिवार्य करने के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा अपने ट्वीट में कहा गया है कि अब कार में 6 एयरबैग अनिवार्य किए जाएंगे। M1 श्रेणी की कारों में यह अनिवार्य होगा। M1 श्रेणी की कारें कौन सी होती हैं? वे कारें जिनमें 8 सीटों वाली हो या 8 सीट से कम वाली हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है? M1 श्रेणी की कारें कहा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटना में लगभग 1,16,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इस तरीके से इन एयरबैगों की संख्या बढ़ाने से कुछ लोगों की हम जो जान इस जो एक्सप्रेसवे पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक्सीडेंट होता है उसमें बचा पाएंगे। ओके, याद रखिएगा। देख लेते हैं पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का क्यों है चर्चा में। देखो, पहले तो याद रखो कि पॉडकास्ट क्या होता है। पॉडकास्ट का मतलब होता है जैसे आप एफएम सुनते हैं रेडियो पर, उसी तरीके से ये होता है पॉडकास्ट। ठीक है, इसको ऑडियो फॉर्म में आप सुनते हैं। किस्सा खाकी का, तो जो दिल्ली की पुलिस है ना, यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, याद रखिएगा। तो इन्होंने दिल्ली की पुलिस के द्वारा ये जारी किया गया है किस्सा खाकी का। इसमें लोगों को जागरूक करना, क्राइम की घटनाओं के प्रति उन्हें कहानी सुनाना, तो ये इसमें जारी किया गया। कब? 16 जनवरी 2022 को। ठीक है, दिल्ली पुलिस के महानिदेशक कौन है? राकेश अस्थाना है। तो ये भी आप याद रखिएगा। किसने जारी किया पहला पॉडकास्ट? दिल्ली की पुलिस ने। कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप, ये भी दिल्ली पुलिस ने ही जारी किया था। ओके, कॉल योर कॉप जैस, जैस से अगर आता है तो राज से आता है, तो राज का मतलब क्या है? राज है आपका राजस्थान पुलिस। मिशन हौसला किस राज्य की पुलिस ने प्रारंभ किया? उत्तराखंड की पुलिस ने। सदर बाजार पुलिस स्टेशन क्यों चर्चा में था? गृह मंत्रालय के द्वारा देश के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें गृह मंत्रालय के इस लिस्ट में दिल्ली का जो सदर बाजार पुलिस स्टेशन है ये टॉप पर रहा है। और कौन है हमारे गृह मंत्री? अमित शाह जी हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे भारत को साल 2022 के अंत तक कितना विदेशी कर्ज चुकाना है? राइट आंसर होगा 256 बिलियन डॉलर। भारत को वर्ष 2022 के अंत तक 256 बिलियन डॉलर का कर्ज चुकाना है। अगर भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 19 लाख करोड़ रुपए भारत कर्ज चुकाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण के अनुसार 2022 के अंत तक यह कर्ज चुकाना है। फॉरेक्स रिजर्व या विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान में भारत का कितना है? 632 अरब डॉलर है, जिससे भारत को अपना कर्ज चुकाने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखो, कोई बड़ी बात नहीं, भारत अकेला कर्ज में हो। हर देश की अर्थव्यवस्था एक दूसरे के कर्ज को चुकाने या ब्याज देने से ही चलती है। ठीक है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, ये किस राज्य की पुलिस को मिला है? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य की पुलिस को मिला है आपका क्या? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। कोंकण शक्ति अभ्यास 2021 किन देशों के मध्य हुआ? ये यूके और भारत की जो सेना है इसके बीच में हुआ है ना, यूनाइटेड किंगडम और भारत। और इसी तरीके से याद रखें, ये तो है कोंकण शक्ति। एक है कोंकण अभ्यास, वो भी किसके मध्य होता है? तो ये भी यूके और भारत की सेना के मध्य ही होता है। मित्र शक्ति किसके साथ करते हैं हम? भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में होता है मित्र शक्ति। और मैत्री किसके साथ करते हैं? तो मैत्री करते हैं हम थाईलैंड के साथ। खंजर अभ्यास किसके साथ करते हैं? तो याद रखिएगा, खंजर अभ्यास किया जाता है हमारा किसके साथ? किर्गिस्तान के साथ। किसके साथ? किर्गिस्तान के साथ। दष्टलिक किसके साथ किया था? तो दष्टलिक हमने किया था उज्बेकिस्तान के साथ। किसके साथ? उज्बेकिस्तान के। और काजिंद सुना होगा आपने, काजिंद किसके साथ करते हैं हम? तो काजिंद करते हैं हम आपका कजाकिस्तान के साथ। और कजाकिस्तान को याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड जो देश है वो कजाकिस्तान है। और हमने हमारे 26 जनवरी 2022 के गणतंत्र दिवस समारोह में इन्हीं 5 देशों को बुलाया था। किस किस को? उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है,
तो इन 5 देशों मध्य एशियाई देशों को हमने बुलाया, लेकिन ये भी उपस्थित नहीं हो पाएंगे। तो ये लगातार दूसरा वर्ष होगा गणतंत्र दिवस का। 2021 में हमने किसे बुलाया था? बोरिस जॉनसन को, वो भी नहीं आ पाए थे। और दोनों का कारण क्या रहा? 21 और 22 में कोविड-19 के केसों में वृद्धि। नेक्स्ट देखते हैं, 17 जनवरी 2022 को पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। निम्न में से वह किस नृत्य के लिए मशहूर थे? तो राइट आंसर होगा डी हमारा कथक नृत्य। कथक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में। 17 जनवरी 2022 को बिरजू महाराज का निधन हो गया। इनका संबंध कथक नृत्य शैली से था। इनका जन्म लखनऊ घराने के अच्छन महाराज के यहाँ हुआ था। इनके चाचा लच्छू महाराज और शंभू महाराज से कथक की कला में पारंगत होने के लिए इन्होंने ट्रेनिंग ली। मात्र 13 वर्ष की उम्र में ये कथक टीचर बन गए थे, कथक की शिक्षा देने लगे थे। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में इन्होंने 2 गानों को कोरियोग्राफ किया और तभी से बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। और बॉलीवुड में इन्होंने कई फिल्मों में नृत्य को कोरियोग्राफ किया है। कई पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 1986 में इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही इन्हें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड, कालिदास सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान, संगीत नाटक अकादमी का कला सम्मान आदि दिए गए। जूनियर मेंस हॉकी कप विजेता 2021 कौन है? तो ये अर्जेंटीना है ना। किसे हराकर बना अर्जेंटीना? तो याद रखिएगा जर्मनी को। किसे हराया? जर्मनी को। रानी रामपाल ये कौन है भाई? हॉकी टीम की कप्तान है, भारतीय महिला हॉकी टीम की। और अभी जो एशिया महिला का हॉकी कप होने वाला है उसमें इनकी जगह कौन करेंगी कप्तानी? तो ये हम आगे देखेंगे। आप याद रखिएगा रानी रामपाल पहली हॉकी की खिलाड़ी हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2021 या इसे ही कहेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और इसकी राशि कितनी है? 25 लाख रुपए है। ओके, याद रखिएगा। क्लाइड लॉयड ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? वही क्रिकेट खिलाड़ी। ये वेस्ट इंडीज के हैं। क्यों है चर्चा में? इन्हें ब्रिटेन के प्रिंस के द्वारा क्या दी गई है? नाइटहुड की उपाधि दी गई है। किसकी दी गई है? नाइटहुड की उपाधि दी गई है। किसे? क्लाइव लॉयड को। कौन है? वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी। देखो यहाँ से आप एक और नाम याद रखेंगे नाइटहुड का आया है, लुइस हैमिल्टन। ये मर्सिडीज कार कंपनी के ड्राइवर हैं और इन्हें भी क्या दी गई है? जो ब्रिटेन की महारानी है उनके द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ठीक है, लुइस हैमिल्टन। और इसके साथ आप याद रखें 1915 में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे इन्हें भी ब्रिटेन की महारानी के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। लेकिन 1919 के जलियांवाला बाग के कारण इन्होंने क्या की थी? नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ग्रीन स्टील का निर्माण विश्व में पहली बार कहाँ किया गया है जिसमें किसी भी तरीके के कार्बन का उपयोग नहीं किया गया है ना? तो ये स्वीडन में किया गया जिससे CO2 का उत्सर्जन नहीं हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा गया? ग्रीन स्टील कहा गया। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो सज्जन जिंदल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में होने वाले महिला हॉकी के महिला एशिया कप में रानी रामपाल के स्थान पर भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन होंगी? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, सविता पूनिया। हाल ही में आयोजित होने वाले महिला एशिया हॉकी कप के महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल के स्थान पर सविता पूनिया होंगी। रानी रामपाल को चोट लगने के कारण वह इस कप में कप्तानी नहीं कर पाएंगी। महिला एशिया कप 21 से 28 जनवरी 2022 के मध्य भारत में आयोजित किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज जिसका जो वजन है वो है 1400 किलोग्राम। ओके, 225 फीट इसकी क्या है? लंबाई है। 150 फीट क्या है? इसकी चौड़ाई है। ओके, ये कहाँ पर लगाया गया है? तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा इसे बनाया गया और ये भारत पाकिस्तान की सीमा के पास राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला में लगाया गया है। लोंगेवाला एक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र था 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, तो इसी यहाँ पर लगाया गया है, याद रखेंगे। विनय कुमार त्रिपाठी कौन है? तो ये हैं रेलवे बोर्ड के नए CEO
और अध्यक्ष। ओके, इसी के साथ आप याद रखेंगे खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना। सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ लगाया गया, भावनगर गुजरात में। ग्रीन एटीएम आपको कहाँ मिलेगा, देश का पहला गुरुग्राम हरियाणा में। और यहीं आपको मिलेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर, कहाँ, गुरुग्राम में। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नवीनतम सदस्य कौन बना है, तो याद रखिएगा यूएसए बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, हाल ही में वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने किस राज्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर ज्वाइन किया है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा क्या, आपका मणिपुर। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर मणिपुर में ज्वाइन किया है। टोक्यो ओलंपिक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा भैया ना। टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता, रजत पदक। उसी के बाद इन्हें ये पद मिला है, ठीक है, पुलिस अधीक्षक का। किस भार वर्ग में, तो 49 किलो भार वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता है। 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है, हाल ही में लवलीना बोर्गोहेन ने असम में डीएसपी के पद पर नियुक्ति ली है, इनका संबंध किस खेल से है, ठीक है, तो याद रखिएगा लवलीना बोर्गोहेन क्या है भाई, एक बॉक्सर है ना। हाल ही में बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन ने असम सरकार के अधीन डीएसपी के पद पर नियुक्ति की है। बॉक्सिंग में टोक्यो ओलंपिक, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा पदक जीता है इन्होंने, कांस्य पदक। मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था, रजत पदक। और लवलीना ने कौन सा जीता है, कांस्य पदक। असम से ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली व्यक्ति हैं, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि असम के वह पहली व्यक्ति कौन है जिन्होंने ओलंपिक में कोई पदक जीता है, तो कौन है, लवलीना बोर्गोहेन। कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक। किस खेल से संबंधित है, तो बॉक्सर है। माया एंजेलो, ठीक है, माओ एंजेलो नाम है इनका। वैसे तो ये कौन है भाई, क्यों चर्चा में, ये पहली अश्वेत महिला हैं जिनका जो चित्र है या ये पिक्चर है अमेरिका के कॉइन पर दिखेगी आपको, है ना, अमेरिकन कॉइन पर। कौन, मायो एंजेलो, पहली अश्वेत हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन के विजेता कौन बन गए 2021 में, तो ये आपके बन गए हैं लक्ष्य सेन, ठीक है, कौन बन गए, लक्ष्य सेन। तो योनेक्स सनराइज इंडिया का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा बैडमिंटन से। किससे है, बैडमिंटन से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगेन नंदू नाटेकर, ये इनका हाल ही में निधन हो गया नंदू नाटेकर का। इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो ये भी बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, ठीक है, याद रखिएगा बैडमिंटन के खिलाड़ी थे। और 1956 में भारत के लिए को बैडमिंटन में कोई अंतर्राष्ट्रीय पदक लेकर आए थे, तो ये कौन थे, नंदू नाटेकर। ओके, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको, कुआलालंपुर मलेशिया में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कुआलालंपुर मलेशिया में। हाल ही में विराट कोहली ने टेस्ट टीम के कप्तान पद से जनवरी 2022 में इस्तीफा दे दिया। वह इस पद पर कितने वक्त तक रहे, राइट आंसर होगा डी, 7 वर्षों तक रहे हैं विराट कोहली। हाल ही में विराट कोहली के द्वारा टेस्ट टीम के कप्तान पद से जनवरी 2022 में इस्तीफा दे दिया। इससे पहले उन्होंने वनडे और टी20 कप्तान का भी पद छोड़ दिया था। वे इस पद पर 7 वर्षों तक रहे। पहली बार 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के लिए कप्तानी की थी, किसने, विराट कोहली ने। नेक्स्ट है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए, नवरंग सैनी। कौन बन गए हैं, नवरंग सैनी। NHAI की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, अलका उपाध्याय थी। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, अलका मित्तल थी। पराग अग्रवाल कौन थे, तो ये ट्विटर के नए CEO बने थे, इसलिए ये चर्चा में हैं। हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा, तो याद रखिएगा राइट आंसर होगा नाओमी ओसाका, जापान की हैं ये, क्या है, टेनिस खिलाड़ी, और ये रही हैं टॉप पर। ओके, टॉप 10 में पहले स्थान पर है नाओमी ओसाका।
हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में शीर्ष पर जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका हैं। टॉप 10 की सूची में भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु 7वें स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की विजेता कौन है? तो नाओमी ओसाका ही हैं। अब देख लेते हैं हम ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल के विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच है। ओके, कौन है? नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन के कौन है? नोवाक जोकोविच। यूएस ओपन के कौन है? नोवाक जोकोविच। और विंबलडन पुरुष एकल के कौन है? तो याद रखिएगा डेनियल मेदवेदेव। ये कहाँ से हैं भाई? डेनियल मेदवेदेव तो रशिया से हैं। ओके, और ये कहाँ से है? नोवाक जोकोविच सर्बिया से है। अभी इन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि इन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन नहीं ली थी, इसलिए ये अपना रिकॉर्ड भी पूरा नहीं कर पाए हैं। और इसी तरीके से फ्रेंच ओपन 2022 में भी ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो फ्रांस की सरकार भी इन्हें अपने यहाँ आने की अनुमति नहीं देगी। ओके, अगेन इनके साथ एक और कंट्रोवर्सी जुड़ेगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है। चलिए देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो महिला एकल का है वो तो हम देख चुके हैं किसने जीता? नाओमी ओसाका ने जीता है। अब देखिए यूएस ओपन महिला एकल 2021 का खिताब एमा राडुकानु ने जीता है। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2021 का खिताब बारबारा क्रेजिकोवा ने जीता। और विंबलडन ओपन 2021 महिला का खिताब ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी ने जीता। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप याद रखिएगा। हाल ही में द सिटीजन नामक संविधान साक्षरता अभियान निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जा रहा? राइट आंसर होगा, मतलब कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो राइट आंसर होगा ए, कोल्लम में। केरल के कोल्लम जिले में द सिटीजन नामक संविधान साक्षरता अभियान आयोजित किया जा रहा है। कोल्लम जिला परिषद, जिला पंचायत मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य 14 अगस्त 2022 को कोल्लम को संविधान साक्षर जिला घोषित करना है। क्या करेंगे? 14 अगस्त 2022 की रात्रि को यहाँ पर सभी का एक जो टेस्ट लिया जाएगा, मतलब वो संविधान के बारे में कितने ज़्यादा साक्षर हो चुके हैं, मतलब उद्देश्य क्या है? सभी को संविधान के बारे में साक्षर करना। संविधान क्या है, इसमें क्या क्या दिया गया, मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, सरकार के जो डीपीएसपी हैं, तो मतलब इस तरीके से आपको ऊपरी जानकारी पूरी होनी चाहिए। तो ये केरल में किया गया है। मुख्यमंत्री कौन है केरल के? पिनरई विजयन है। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। नीति आयोग गरीबी सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें टॉप पर कौन रहा है? मतलब जो सबसे गरीब तो कौन है? निचली पायदान पर बिहार है। और सबसे अच्छी स्थिति किसकी है? केरल की है। श्रमिक आंदोलन संग्रहालय ये कहाँ पर है? तो ये केरल में बनाया गया है। अंतरिक्ष पर्यटक, देश के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? अंतरिक्ष टूरिस्ट कौन है? संतोष जॉर्ज है। ये भी किस राज्य के हैं? केरल के हैं। वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक, ठीक है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई है? मिताली राज। तो आपको पता होना चाहिए मिताली राज का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। और ये जो वाइन का ब्रांड है, कौन सा ब्रांड है? जैकब क्रीक, ये किस देश का है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली, कितने? 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये मिताली राज ही है। ओके, याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा 18 और 19 जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स। मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, गले में प्रॉब्लम थी, इसलिए आपकी रेगुलर वीडियो नहीं आ पाई। पूरी कोशिश करेंगे हम कि आपकी वीडियो रेगुलर हो जाए और ये जो बेक डेट पर हमारा करंट अफेयर्स चल रहा है ये पर डे के अकॉर्डिंग आने लगे कंटिन्यू। ओके फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।